Welcome all to Best Biology classes. My name is Dr. Aruna Devan. I am teaching in a college और मैं इस Best Biology classes में आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी जिसको हम सबसे पहले कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। फिर हम उसी टॉपिक को थोड़ा डीप में लेके जाएंगे सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ नीट, नेट, स्लेट, PhD entrance exams as well as UG and PG students. Let us start with a very interesting topic, cell cycle and its checkpoints. Cell cycle start करने से पहले मैं कुछ ऐसे concepts क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के जो यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे DNA क्या है, क्रोमोसोम्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं। तो पहले इन तीनों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, फिर हम मेन सेल साइकिल मीन्स माइटोसिस पे आते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने देखा है, राइट? वेरी फेमस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वेटसन एंड क्रिक, राइट? वेटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उसके पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है इसका वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिर्फ कंसेप्चुअली क्लियर कर लेते हैं, राइट? डीएनए आपको पता है ह्यूमन सेल, वेरी स्मॉल साइज, उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर 3 मीटर्स ऑफ डीएनए होता है। सरप्राइजिंग ना? 3 मीटर ऑफ डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एकोमोडेट होता है, राइट? वही हमें आज देखना है। हम इस डीएनए को एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह कंसीडर करते हैं सो दैट हमारे लिए समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। डीएनए जो है वो कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनके आसपास रैप अप होता है, राइट? ऐसे रैप्ड अराउंड होता है। जब डीएनए रैप अप हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना? जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा उस टाइप के स्ट्रक्चर में डीएनए कभी भी हमें न्यूक्लियस में नहीं मिलता है। तो जिस टाइप में मिलता है वो हम देख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्लेक्स है डीएनए और ये प्रोटीन्स, दीज प्रोटीन्स आर हिस्टोन प्रोटीन्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जो है वो बहुत ही हाईली सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, हाईली सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स एंड सुपर कॉइलिंग विल फॉर्म क्रोमोसोम, राइट? अब हमारे जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल जो होता है, ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स के 2 वर्जन्स होते हैं, एक मैटरनल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम। लेट अस सपोज दिस इज अ मैटरनल क्रोमोसोम, ओके? अब ये जो है ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। नाउ वी विल कम टू व्हाट इज अ जीन। जीन एक्चुअली डीएनए का एक लॉन्ग स्ट्रेच होता है। लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज अ जीन। लॉन्ग स्ट्रेच मीन्स हाउ मच लॉन्ग? मे बी लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, ओके? अब यहाँ पे हमारी इतनी सुपर कॉइलिंग हो चुकी है कि वो जो 1000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जितना लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए जो है वो भी हमारे इतने में अगर कंप्लीट हो जाता है। ये जो पार्ट है, अगर ये एक जीन है, सपोज ये जीन जो है ये है मदर की आई कलर का, ओके? मदर की आई कलर का जीन है। ये जीन मदर की आई कलर का जीन जो यहाँ पे इस लोकस में है, यहाँ पे लोकेटेड है। अगर पेरेंट फादर के इसी लोकस में यहीं पे फादर की आई कलर का जीन है तो इस जीन को हम कहते हैं, इन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट? सो डीएनए प्लस हिस्टोन्स विल फॉर्म न्यूक्लियोसोम। सुपर कॉइलिंग ऑफ, हाईली सुपर कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम विल फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं, ओके? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, that is cell cycle. What is a cell cycle? Cell cycle एक ऐसा लॉन्ग प्रोसेस है जो एक मैच्योर सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है, ठीक है? लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, ओके? इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। अब ये इंटरफेज क्या है और माइटोटिक फेज क्या है, इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैरिज, राइट? किसी की मैरिज होती है। मैरिज के जो मेन फंक्शंस हैं वो तो 2-3 दिन ही होते हैं।
लेकिन उसकी प्रिपरेशन में 2 महीने लग जाते हैं। सो दिस इज अ प्रिपरेटरी फेज। और ये जो एक्चुअल जो मैरिज की, जब हम कहेंगे कि लास्ट के 2-3 दिन की जो मेन मैरिज के फंक्शंस हैं, वो ये होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इंटरफेज इज अ वेरी लॉन्ग फेज और माइटोटिक फेज इज अ शॉर्ट फेज। ओके, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल कि ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड होना चाहता है। ओके, दिस इज मैच्योर इनफ टू डिवाइड। अब इसने डिवाइड होना है, तो माइटोटिक फेज को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। नाउ इफ दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट सेल जो है उसका सारा मटेरियल 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होगा। अब इक्वली डिवाइड होने के लिए पेरेंट सेल का मटेरियल जो है, अगर वो डुप्लीकेट नहीं होगा तो वो 2 में इक्वली डिवाइड कैसे होगा? तो सारा मटेरियल जो है उसको अभी डुप्लीकेट होना है। सबसे पहले लेट अस सपोज ये डुप्लीकेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल कौन सा? डीएनए। ये डीएनए को रेप्लिकेट करता है, दिस इज डीएनए। ओके, रेप्लिकेट करने के लिए ये पहले ऐसे ओपन अप होगा, फिर रेप्लिकेट होगा। इसका भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उस लॉन्ग प्रोसेस को भी बहुत सब स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट वी विल सी इन डिफरेंट वीडियो। आज हम फोकस करते हैं माइटोसिस एंड इट्स चेक पॉइंट्स पे। अब ये जो डीएनए है, ये जहां रेप्लिकेट होता है उस फेज को हम कहते हैं सिंथेटिक फेज, दैट इज एस फेज, राइट। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि डीएनए को डुप्लीकेट होने के लिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है, उस लॉन्ग प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत चीजें लगती हैं। वो सब कहाँ है? वो सब तो है ही नहीं। तो वो सब जो हैं वो प्रिपेयर होंगी कौन से फेज में? यहां पे G1 फेज में, जहां पे इनके लिए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो चाहिए वो सब जब प्रिपेयर होते हैं, उस फेज को हम कहते हैं G1 फेज, या फिर इसको हम कहते हैं गैप फेज, या फिर इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 1, या इसको हम कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक क्यों बोला हमने? प्री सिंथेटिक हमने इसलिए बोला बिकॉज ये जो फेज है ये डीएनए के सिंथेसिस से पहले का फेज है, राइट। तो G1 फेज को नॉर्मली रेस्टिंग फेज कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सब चल रहा है ना वो नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है। क्या क्या होता है इसमें जो हम इसको इतना एक्टिव कह रहे हैं? इसके अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जितने भी हमें आरएनएज चाहिए, 3 टाइप के आरएनएज चाहिए, राइट। कौन से? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनएज का ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसका ट्रांसलेशन होके उनके प्रोटीन्स बनते हैं। इनके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स प्रिपेयर होते हैं। अलोंग विद दैट G1 फेज में जो हमें साइटोप्लाज्म और दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी तो डुप्लीकेट करना है, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, तो वो चीजें भी इनमें डुप्लीकेट होती हैं। किसमें? G1 फेज में। ओके, नाउ लेट अस सपोज जो डीएनए था वो रेप्लिकेट हो गया है। अब डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद क्या आएगा? अब आप कहेंगे ऑब्वियसली रेप्लिकेट हो गया तो अब 2 में डिवाइड हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद माइटोटिक फेज आएगा। ओके, माइटोटिक फेज जो है उसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे। लेकिन अब डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद माइटोटिक फेज में एंटर होने से पहले माइटोटिक फेज के लिए भी कुछ चीजें ऐसी चाहिए, कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन्स कुछ ऐसे चाहिए जो हमें पहले से रेडी करके रखने हैं, तभी सेल जो है वो माइटोटिक फेज में जाएगा। तो वो एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो सब सिंथेसिस होता है वो होता है हमारे G2 फेज में। ओके, G2 फेज, या फिर इसको हम गैप 2 फेज कहेंगे, या फिर इसको हम ग्रोथ फेज 2 कहेंगे। ओके, या फिर इसको हम पोस्ट सिंथेटिक फेज कहेंगे। पोस्ट सिंथेटिक क्यों? बिकॉज ये डीएनए के सिंथेसिस के बाद का फेज है, सो दिस विल बी पोस्ट सिंथेटिक फेज। ओके,
अब इस G2 फेज में और क्या प्रिपरेशन होती है? इस G2 फेज में M फेज के लिए जो स्पिंडल फाइबर्स चाहिए उनकी भी प्रिपरेशन होती है। ओके, ये सारी प्रिपरेशन होने के बाद लेट अस सपोज सब कुछ ठीक हो गया है। ये मैं लेट अस सपोज क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मे बी DNA जो है वो डैमेज्ड हो, राइट? सेल साइकिल इज अ वेरी रेगुलेटेड प्रोसेस। अगर कहीं कोई गलती है, कुछ एरर है, तो सेल साइकिल जो है वो उसको नेक्स्ट फेज में नहीं आने देते हैं, राइट? ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चेक पॉइंट्स में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में जिसको नेक्स्ट वीडियो जो है वो है सेल साइकिल रेगुलेटर्स एंड इट्स रेगुलेशन। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। माइटोटिक फेज में अब एंटर करेगा सेल। ओके, नाउ इसकी हम डिटेल अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटी इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज क्या है कि इन क्या सेल्स जो हैं वो माइटोटिक फेज कंप्लीट करते ही जब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो इमीडिएटली वो नेक्स्ट साइकिल पे आ जाते हैं? नहीं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली नेक्स्ट साइकिल पे आते हैं। जैसे ही डॉटर सेल्स मैच्योर इनफ हो जाते हैं तो नेक्स्ट साइकिल में स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं लेबाइल सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेबल सेल्स। वो स्टेबल सेल्स में क्या होता है कि जब उनको रिक्वायरमेंट होती है दोबारा से रेप्लिकेट होने की, तब वो रेप्लिकेट होते हैं। अदरवाइज टिल देन दे विल मूव इनटू G0 फेज। ओके, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंट, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जिनके सेल्स परमानेंट बन जाते हैं, तो फिर वो हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू M फेज। अब M फेज जो है उसके लिए हम फिर से हमने M फेज को इजी करने के लिए 4 फेजेस में डिवाइड किया है। ओके, सबसे पहले प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, देन टीलोफेज। सबसे पहले ये चारों फेजेस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और लास्ट में जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ प्रोफेज। अब ये जो सेल हमारा है, ये सेल रेडी है माइटोसिस के लिए। ओके, ये सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अभी रिसेंटली ही एस फेज में डीएनए जो है वो सिंथेसिस हुआ था, नया नया डीएनए बना था, इसलिए अभी वो जो है कंडेंस्ड स्टेज में नहीं है, लूज क्रोमेटिन के फॉर्म में है। अब प्रो फेज में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो लूज क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होगा। कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे होगा? कंडेंस्ड फॉर्म में होने के लिए इनके जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो फॉस्फोराइलेट होंगे। फॉस्फोराइलेट मीन्स कुछ ऐसे एंजाइम्स जो काइनेज एंजाइम्स होते हैं ना, वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं अगर किसी चीज में, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेट होना। तो इसके हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो फॉस्फोराइलेट होंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम्स, और फिर जो क्रोमोसोम है वो डबल स्ट्रक्चर नजर आएगा हमें। जैसे ये डबल स्ट्रक्चर हुआ था ऐसा हमें नजर आएगा, जिसमें से सेंटर में जहां से ये क्रोमोसोम कनेक्टेड हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। कंडेंस्ड हो गए, लेकिन जब तक इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तब तक ये डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो सकते। दो सेल्स में कैसे डिवाइड होंगे? इसलिए अब इनको इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक करनी है या डिसॉल्व करनी है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसॉल्व करने के लिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लेमिनिन प्रोटीन होता है वो फॉस्फोराइलेट होता है, और फॉस्फोराइलेट होने की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। ओके, फिर इनके जो सेंट्रोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं टू मेक स्पिंडल फाइबर। ये तीन चीजें जब हो जाती हैं, एज सुन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, सेल विल मूव टू
नेक्स्ट फेज मेटाफेज। अब इसमें क्या होगा कि जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, ये अपने आप को एक लाइन में अलाइन करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन करेंगे। इक्वेटोरियल प्लेन में क्यों अलाइन करेंगे? इक्वेटोरियल प्लेन में इसलिए अलाइन करते हैं सो दैट स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो प्रॉपरली इनके साथ कनेक्ट हो सके। दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से हर क्रोमोसोम का कनेक्शन विद द स्पिंडल फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेट अस सपोज एक क्रोमोसोम है जो कनेक्ट नहीं हो पाया स्पिंडल फाइबर से। अगर ये कनेक्ट नहीं होता है तो वाइल डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स, ये क्रोमोसोम जो है वो किसी एक के पास पूरा चला जाएगा, तो उससे क्रोमोसोम नंबर जो है वो अलग हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स का। लेकिन हमें तो सिमिलर डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाने हैं। ओके, सो इसको अलाइन होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। धीरे धीरे हम इसको और आगे आगे चेक पॉइंट्स में पढ़ेंगे, सेल साइकिल रेगुलेशंस में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे साइक्लिन्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइक्लिन्स। ये साइक्लिन्स जो हैं वो CDKs मीन्स साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो एक्टिव होते हैं, तब जाके वो सब ये सारा काम कर पाते हैं सो दैट सेल के डिवीजन में कोई भी एरर ना हो। नाउ लेट अस सपोज कि ये इक्वेटोरियल प्लेन में हो गए, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अच्छे से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये मूव करेगा नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे। जब शॉर्टन होंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे, राइट। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना शुरू कर देंगे। अपोजिट पोल्स पे आ गए, अब क्या होगा? अब नेक्स्ट टर्न जो है वो आएगी टीलोफेज की। टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में ये जो इनकी सेल मेम्ब्रेन ये जो है, ये थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रिक्शन आना शुरू होगा इन केस ऑफ एनिमल सेल, क्योंकि अब इस सेल को 2 में डिवाइड होना है, राइट। एनिमल सेल में तो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें तो कंस्ट्रिक्शन पहले ही आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है वो हम अभी साइटोकाइनेसिस के टाइम पे देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम्स है स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। टीलोफेज जो है उसको आप बिल्कुल रिवर्सल ऑफ प्रोफेज समझ सकते हैं, ठीक है। रिवर्सल ऑफ प्रोफेज क्यों? क्योंकि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस हुए थे, यहाँ पे आके क्रोमोसोम्स जो है वो वापस लूज क्रोमेटिन में टर्न हो जाएंगे। फिर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुई थी, यहाँ पे वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब तक नहीं बनेगी तब तक 2 सेल्स में कैसे डिवाइड होंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा टीलोफेज। इसके बाद अब बारी आती है साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस मीन्स इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगा और डॉटर सेल्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स, राइट। हो गया। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल वॉल ये कंस्ट्रिक्शन नहीं आ पाता है, इसलिए प्लांट सेल में क्या होता है, सेंटर में से एक प्लेट बननी स्टार्ट होती है जो साइड पे फिर कनेक्ट करती है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ओके, एक सेल था, डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल्स में, माइटोसिस फेज भी खत्म होता है। अब ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। नाउ लेट अस मूव इनटू लिटिल डिटेल। किस टाइप की डिटेल में अब हम जाएंगे? अब हम ऐसी डिटेल में जाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ जो G0 से G1 फेज में गया सेल, G1 से S फेज में गया, S से G2 में गया, G2 से माइटोसिस में गया। किसने इनको प्रॉम्प्ट किया ये सब करने के लिए, राइट। इसके लिए हमें सेल साइकिल रेगुलेशन को भी देखना होगा, लेकिन कहीं कोई गलती हुई कि नहीं हुई ये कौन चेक करता है? उसको चेक करते हैं कुछ होते हैं चेक पॉइंट्स। इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं
एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमारा पासपोर्ट में सब कुछ ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, हमारे लगेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं पहले। अगर ये सब बिल्कुल ठीक है देन ओनली वी विल बी अलाउड टू मूव अहेड, है ना। तो इसी तरीके से ये जो सेल साइकिल है ना, ये भी हर जगह पे बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, क्या अब सब ठीक है तो मैं नेक्स्ट फेज में जाने दूं। G0 से G1 में जाना है, G1 से S में जाना है, S से G2, G2 से माइटोटिक। अब G1 से S में जाने के लिए वो पहले चेक करेंगे क्या G1 में सब ठीक हुआ है तो मैं S में जाने दूं। अब G1 में गलती क्या हो सकती है, G1 में क्या गलती हो सकती है कि जो DNA रेप्लिकेट होने हैं S फेज में जाने के लिए, क्या वो DNA ठीक हैं, ये चेक करना पड़ता है। अब DNA में क्या होगा, DNA में मे बी ड्यू टू सम वायरल इन्फेक्शन वो DNA डैमेज हो गया हो, तो मे बी ड्यू टू सम केमिकल्स अगर उसमें कुछ डैमेज आया है तो, या मे बी ड्यू टू जो कॉमन रीजंस होते हैं रेडिएशन, क्या पता रेडिएशन की वजह से कोई DNA ऐसा है जिसमें कुछ डैमेज है, जिसमें कोई म्यूटेशन है। अगर इन केस DNA में डैमेज है या म्यूटेशन है तो सेल विल नॉट अलाउ टू मूव फ्रॉम G1 टू S फेज। क्यों? क्योंकि यही डैमेज DNA जो है ये रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होके डॉटर सेल्स को मिलेगा तो डॉटर सेल्स में भी डैमेज DNA होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो सेल जो है वो चेक करेगा कि DNA जो है वो डैमेज तो नहीं है। ये देखिए, ये है हमारी G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज और ये हमारा M फेज। ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब G1 फेज से जब सेल आगे मूव करेगा S के लिए, उससे पहले यहाँ पे एक चेक पॉइंट आएगा। इस चेक पॉइंट को हम क्या कहते हैं, G1 चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या चेक करेगा, ये चेक पॉइंट चेक करेगा क्या सारे DNA जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई म्यूटेशन तो नहीं है। सेकेंडली, अगर म्यूटेशन है तो सेल क्या करेगा, तो वो कहेगा ओके वेट, लेट्स गो टू G0 फेज, DNA को रिपेयर होने दो। इन केस DNA रिपेयर नहीं हो पाता है तो फिर वो सेल जो है वो कहाँ पे चला जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में चला जाता है। ये हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी सेल साइकिल रेगुलेटर्स एंड सेल साइकिल रेगुलेशन, उसमें इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इन केस अगर G1 जो है उसमें वो ये भी चेक करेंगे, G1 चेक पॉइंट जो है वो ये भी चेक करेंगे कि क्या सेल का साइज लार्ज इनफ है टू मूव टू माइटोटिक फेज, क्या उसमें सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स या सिग्नलिंग्स जो हैं, सिग्नलिंग पाथवेज, वो सब प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। अब ये सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, कोई भी अगर एक स्टेप से दूसरे में मूव करना है ना तो उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल्स जो हैं वो आते हैं। पॉजिटिव सिग्नल क्या बताते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन मूव अहेड। ओके, पॉजिटिव सिग्नल सेज गो। अब ये गो कहने वाले कौन है, गो कहने वाले हैं साइक्लिन्स, गो कहने वाले हैं CDKs। CDK इज व्हाट, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। काइनेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोराइलेट करते हैं टारगेट को। ओके, अब तीसरा यहाँ पे फॉस्फेटेजेस भी कुछ होते हैं जो इस चीज में काम करते हैं। ओके, फॉस्फेटेज। कुछ होते हैं नेगेटिव सिग्नल, इन केस कुछ प्रॉब्लम है, सेल कहता है नहीं आगे नहीं बढ़ना है, स्टॉप, तो स्टॉप का सिग्नल कौन देगा, जो सिग्नल देगा वो सिग्नल देके आगे P53 जैसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा। P53 जो है आगे P21 जैसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे जो हैं हमारे पॉजिटिव सेल साइकिल रेगुलेटर्स हैं, ये हमारे नेगेटिव फीडबैक देने वाले या उनको रिपेयर करने के लिए सब काम आते हैं। तो ये सारे सेल साइकिल रेगुलेटर्स जो हैं और इनका रेगुलेशन ये कैसे काम करते हैं, ये चीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब G1 चेक पॉइंट जो है उसने क्या क्या चेक किया कि क्या सारे सिग्नल्स काम कर रहे हैं, क्या सारे DNA ठीक हैं, क्या सेल लार्ज इनफ है कि वो माइटोसिस कर सके।
ओके, और क्या इसमें इतना एनर्जी रिजर्व है कि वो माइटोसिस कर सके? ये जब सब चीजें चेक हो जाती हैं और चेक पॉइंट कहता है यस एवरीथिंग इज फाइन, तो सेल एस फेज में आ जाता है। ओके, अब आप कहोगे एस फेज में आ गया, अब तो सारे डीएनए ठीक थे, उन्होंने रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेशन करके वो माइटोसिस कर ही लेंगे। लेकिन नहीं, मे बी रेप्लिकेशन के टाइम पे कुछ एरर आ गई तो वो कौन चेक करेगा? वो G2 चेक पॉइंट चेक करेगा। G2 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट क्या क्या चेक करेगा? G2 चेक पॉइंट ये चेक करेगा कि क्या जो डीएनए रेप्लिकेट हुए थे वो सारे ठीक रेप्लिकेशन हुई है, उनमें कहीं कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गई। दूसरा, वो ये चेक करेंगे कि जितने भी हमारे साइटोप्लाज्म है वो डबल हुआ है कि नहीं। ये G1 में भी चेकिंग होती है, ये G2 में भी चेकिंग होती है कि जितने भी जो साइटोप्लाज्म है वो डबल होना है, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन्होंने डबल होना है, क्या ये सब हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चेकिंग भी यहाँ पे होती है। ओके, और एस फेज में जब हम माइटोसिस की बात कर रहे थे तो उसमें एस फेज में जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे जो जीन्स एक्टिवली वर्क करते हैं फर्स्ट हाफ फेज में पहले वो रेप्लिकेट हो जाते हैं, और उसके बाद रेप्लिकेशन जो है वो इनएक्टिव जीन्स का या स्ट्रक्चरल जीन्स का होता है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे सब कुछ ठीक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हमारे पास चेक पॉइंट है, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। G2 चेक पॉइंट, और G2 चेक पॉइंट क्या चेक करेगा? और G2 चेक पॉइंट ये चेक करेगा कि आगे जो स्पिंडल्स हमें चाहिए, क्या स्पिंडल्स के लिए सब कुछ रेडी है, सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स जो भी माइटोसिस के लिए चाहिए वो सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स रेडी हैं। इफ एवरीथिंग इज रेडी देन इट विल मूव टू माइटोटिक फेज। अब आप कहोगे अब तो माइटोटिक फेज आ गया फाइनली, अब तो हो जाएंगे सेल डिवाइड, लेकिन नहीं, एक और चेक पॉइंट है हमारा यहाँ पे। वो चेक पॉइंट है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ओके, क्या है? स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट मतलब कौन सा चेक पॉइंट है। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट मीन्स इट विल चेक द असेंबलेज ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अगर सेल में स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली दोनों लेफ्ट और राइट साइड से सारे क्रोमोसोम्स को नहीं अटैच कर पा रहे हैं, इन केस कोई भी रीजन है अगर नहीं कर पा रहे हैं, जब तक नहीं होगा तब तक सेल जो है वो मेटाफेज में ही हॉल्टेड रहेगा। मेटाफेज से एनाफेज में वो तब मूव करेगा जब सारे क्रोमोसोम्स हर तरफ से, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हैं, सो दैट वो इक्वली डिवाइड हो सके दो डॉटर सेल्स में। लेकिन ये उन क्रोमोसोम्स को चेक नहीं करता है जो अटैच्ड हैं, वो उन क्रोमोसोम्स को चेक करता है। कोई स्ट्रे क्रोमोसोम तो नहीं घूम रहे इधर उधर, कोई इधर उधर भटकते हुए क्रोमोसोम्स जो हैं उनको वो चेक करता है, उनको वो अलाइन करता है। अलाइन करने के बाद स्पिंडल्स के साथ अटैच जब सारे हो जाते हैं तब ये चेक पॉइंट मूव अहेड देता है फ्रॉम मेटाफेज टू एनाफेज। तो ये सारी स्पिंडल असेंबली जो है, ये भी स्पिंडल जो असेंबल होते हैं, ये सब के लिए भी साइक्लिन्स की बहुत हेल्प लगती है, राइट। हर फेज के अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं। G1 फेज के अलग साइक्लिन्स हैं, S फेज के अलग हैं, G2 के, M के, सबके अपने अलग अलग साइक्लिन्स हैं जो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं सेल में। बट ये कब काम करते हैं? ये काम करते हैं, ये अपना क्वांटिटी बढ़ाते हैं तब जब इनकी रिक्वायरमेंट आती है। फिर जब इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तब ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके फिर ये एक्टिव होते हैं। उसके बाद ये आगे का सारा प्रोसेस जो है वो करते हैं। ये सारी डिटेल जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, सेल साइकिल रेगुलेटर्स एंड सेल साइकिल रेगुलेशन में। आई होप आप लोगों को पूरा माइटोसिस और उसके चेक पॉइंट्स इन सब के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको नेक्स्ट मेरे जो वीडियोज़ डालेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।